पाषाण काल। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के मध्य प्रदेश में है। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के स्थलों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। महगढ़ा प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ पत्थर के औजार थे। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा स्थल हुनासागी है। सेल्ट एक नवपाषाणकालिक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल से पहले के युग को कहा जाता है। पुरापाषाण काल पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम से मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोलडिहवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनौरा से। बुर्ज होम नामक स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोड़वे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल बुर्ज होम में है। सिंधु घाटी सभ्यता लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया था। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का सौरतुघई स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोज कहा गया था। दईमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र के धातु मिली है तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल बनवाली से मिले हैं। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी R.S. बिष्ट ने। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है गुजरात राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति के अग्नि वेदियाँ पाई गई थी लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ था। राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसा की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दईमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दईमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपर स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। राजस्थान राज्य में स्थित कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। सिंध के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BC में पुरानी फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया गया था। अब आते हैं वैदिक सभ्यता में। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया था। ऋग्वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है अथर्ववेद में। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम थी और इसका प्राचीन नाम वित्सता था। सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ पद का प्रावधान किया गया है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन से है।
ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। आयुर्वेद आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद की बात की गई है। ये दोनों नदियां हैं ब्यास और सतलज। व्यास जी लजा गए ऋग्वेद पढ़ कर, तो वही है ब्यास और सतलज। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद जो है वो 20 खंडों का संग्रह है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम परुशनी है। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है, गंगा और सोन से। बजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। राजगृह मगध महाजनपद के प्रथम राजधानी थी। मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान शक्तियों महाजनपदों अस्तित्व में आए। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। बिंबिसार ने अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। बिंबिसार हरेक वंश के राजा थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। हरेक वंश से मगध के पहले शासक बिंबिसार थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। हरेक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। भगवान महावीर को मोक्ष स्थान प्राप्त हुआ था पावापुरी में। वर्धमान महावीर ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं जैन समुदाय। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में बिहार राज्य में हुआ था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। संथारा जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम अयोध्या है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में उपस्थित है। वल्लभी गुजरात में स्थित है। बौद्ध धर्म। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है। बुद्ध ने बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद के आयोजित किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र शहर में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कनिष्क के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवनी की मृत्यु घटना से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सूत पिटक में पाए गए हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था। भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र में स्थित है। शैव और वैष्णव। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में विश्व में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव भक्त थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिस। मौर्य साम्राज्य।
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन में बैठा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था पुष्यमित्र शुंग। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। अर्थशास्त्र ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य है मंत्री और अधिकारी। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। 322 ईस्वी में समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य होता है कर निर्धारण करना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। ब्राह्मी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कलिंग के युद्ध के बाद मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। बिंबिसार। चंद्रगुप्त ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर के सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे। अंतिम मौर्य सम्राट पुष्यमित्र शुंग की हत्या मौर्य सम्राट की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किया था 1958 में। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958 में हुई थी। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध सांची से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने कलिंग वर्तमान तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। देवा नाम प्रिय के नाम से अशोक जाने जाते हैं। मौर्योत्तर साम्राज्य। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, शुंग वंश की। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कनिष्क। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। किसके द्वारा? निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण खारवेल ने करवाया था। विक्रम संवत आरंभ हुआ था 57 ईस्वी में विक्रम संवत आरंभ हुआ था। गौतमी पुत्र सात करने के लिए एका ब्रह्मा प्रयुक्त शब्द है। आंध्र प्रदेश राज्य में गोटीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था। रुद्रदामन प्रथम था। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में पोरस को हराया था। प्रथम हून आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में। प्रथम हून आक्रमण हुआ था। कनिष्क ने राजा हान हो ती से युद्ध किया जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। गुप्त साम्राज्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जानते हैं। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नाग और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। गुप्त साम्राज्य के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था एक प्रांत। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में बीथी शब्द प्रशासनिक इकाई को प्रदर्शित करता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की लड़की से शादी किया था। 319 से 3 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश ने भारत पर शासन किया था।
चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त था। गुप्त शासकों ने हलीबकर नामक नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। चीनी यात्री संयुगन भारत आया था 518 ईस्वी में। छठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चीनी तीर्थयात्री थे सुंगयुगन। छठी शताब्दी की जो शुरुआत हुआ था ना, उस समय भारत के यात्रा पर आने वाले पहले यात्री थे, उसका नाम था संयुगन, और ये 518 ईस्वी में आया था। गुप्तोत्तर साम्राज्य। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत की यात्रा किया था। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। राजा शशांक, जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वो गौर साम्राज्य का शासक था। चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भरा जाता था, वेनसांग था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी है। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। राज्यवर्धन के मृत्यु के बाद प्रारंभ। दक्षिण भारतीय राजवंश। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य के अधीन थे। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के प्रसिद्ध शासक नेंदुचेलियन द्वितीय थे। चोल राजा प्रथम गद्दी पर बैठा था 985 ईसा पूर्व में। चोल राजा प्रथम गद्दी पर बैठा था 985 ईसा पूर्व में। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया था, जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा गया। चोल प्रशासन में सभा गांवों में सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। मदुरई शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी। सभा और ऊड़ दो प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल राजवंश में है। एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। रविकृति पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक के दरबार में कवि थे। चोल वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। कवि बिल्हन ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के जीवनी लिखी है। विक्रमादित्य षष्ठ, जिसके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, चालुक्य राजवंश के शासक थे। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राज्य के दरबार में मंत्री थे। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से है। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से है। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। बादामी चालुक्य राजवंश के सबसे पुरानी राजधानी थी। गौतमी सातकर्णी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन साम्राज्य के महान नायक थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला शासक था राजेंद्र चोल। सीमावर्ती राजवंश पाल, सेन और कश्मीर कामरूप। पूर्व मध्य काल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के दरबारी कवि थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। भारत के असम क्षेत्र का कामरूप एक प्राचीन नाम था। वर्धन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया था। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित है। पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। राजपूत काल। खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध चाहमान या चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी में भोजशाला की संरचना का निर्माण परमार राजवंश के संरक्षण में किया गया था। जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। जयमल और फत्ता। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था। प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज कानेकोब पर अपनी राजधानी बनाया था। जब हार निश्चित होती थी
तो राजपूत पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था और वह उसे शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। दो प्रमुख शहर दिल्ली और तथा अजमेर चाहमानों के नियंत्रण में थे। चौहानों के नियंत्रण में मोहम्मद गौरी को 1191 में एक चौहान शासक ने हराया था। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक चौहान शासक ने हराया था। प्राचीन भारतीय कला और साहित्य देखते हैं तो गुप्त राजा कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना शैली द्रविड़ है। पंचायतन शैली की स्थापना कला में 5 मंदिर होते हैं। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश भीम भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय राज्य बिहार बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिसे बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में स्थित रावणभारी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। कादरी मंजूनाथ मंदिर उस भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। होयलेश्वर मंदिर का निर्माण कालाशिष्ट पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था। मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफा आजीवक संप्रदाय को दान की गई थी। मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया गया था, जिसे शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर जैन मंदिर शैली एक जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफा, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6ठी शताब्दी में विकसित की गई थी। श्री ब्रह्मपुरी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में है। रामभर स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहते हैं। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव एलिफेंटा गुफा में पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। हर्मिका बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। हर्मिका बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर पिंजौर हरियाणा में स्थित है। भारत में चूना पत्थर की गुफा बोर्रा गुफा है। बोर्रा गुफाएं प्रसिद्ध चित्रकूट किला स्थित है कर्नाटक राज्य में। काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला जो है काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था, जिसमें वो महिला प्रसिद्ध थी। वो एलोरा गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। करदांग मठ स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। फोडोंग मठ स्थित है सिक्किम में। फोडोंग जो है वो सिक्किम में है। प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एलोरा की गुफाएं 34 मठ और मंदिर हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। गोवर्धन मठ स्थित है पुरी में है। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर जिले में। ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है घृणेश्वर में। लोकप्रिय शैल कार्तिक मूर्ति गंगावतार भारत के महाबलीपुरम राजस्थान पर स्थित है। राजप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और बेरा नदी का संगम भी है। यह झारखंड राज्य में स्थित है। रजरप्पा प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को कुषाण ने विकसित किया था। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। ओडिशा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर।
ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह बर्मन बर्मन के द्वारा बनवाया गया था, नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम स्थित एक आसमीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम रथ है। शिव गुफा स्थित है एलिफेंटा गुफा में। पडक्कल में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर की तलहटी में स्थित है विंध्य रेंज। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा होता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई शहर में स्थित है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर में है। ओडिशा के जौगढ़ में अशोक का शिलालेख स्थल है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं ओडिशा में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ओडिशा में स्थित है। राजेश्वर मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंकलाइन स्थित है राजेश्वर। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था कैलाश मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवता शिव को समर्पित है। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर चोल द्वारा बनवाया गया था। भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चतुरगढ़ जिले किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम महामहिषासुरमर्दिनी मंदिर है। कहाँ है ये महिषासुरमर्दिनी? ये है छत्तीसगढ़ में स्थित है। और निशुंभ सूदनी मंदिर जो है वो चोल द्वारा बनवाया गया है। विश्व प्रसिद्ध बोरेबुदुर मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है वो असम में स्थित है। बिरजा मंदिर राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी ओडिशा में स्थित है। बिरजा मंदिर हो गया, राजरानी मंदिर हो गया और समलेश्वरी मंदिर, ये सभी जो है ओडिशा में स्थित है। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का नाम द्रौपदी रथ है। धर्मराज रथ स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। प्राचीन नीमाराना बावरी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। प्राचीन कालीन साहित्य देखते हैं तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है। प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखता है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है जिसे मौर्य राजवंश के शासन के समय में भारत का वर्णन है। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया है। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विषय की भाषा है कन्नड़ भाषा है। ये मेघदूत की रचना किया था कालिदास ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत समाज के कितने वर्गों में बटा था? 7। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई जाती है नाट्यशास्त्र में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। 2 काव्य रघुवंशम और कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित कृतियां हैं। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है राजतरंगिणी में। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम कथाएं। राजतरंगिणी कृति है कल्हण की। कल्हण एक लेखक था जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी। अश्वघोष दरबारी कवि थे कनिष्क के। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक है व्याकरण से संबंधित। मीमांसा सूत्र लिखा था जैमिनी ऋषि ने। CU की द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक है द वेनसांग। तमिल परंपराओं के अनुसार कवियों और सभाओं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है को आयोजित किया गया था मदुरई में। अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं। अल बिरूनी के प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद अरबी भाषा में है। अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृक्षकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखा था शूद्रक ने। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक है इलंगो आदिगल। बाणभट्ट द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक है कादम्बरी। चित्रकला देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW है मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल में प्रचलित मूर्तिकला की शैली कौन सी थी? पाल शैली थी। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमी अफगानिस्तान में अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला संबंधित थी जातक कथाओं से। विविध देखते हैं।
अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। 9वीं शताब्दी के मध्य धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार कौन था? क्षत्रिय वर्ण। हेमिस मठ के सबसे निकट थे। लेह में आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है वन साम्राज्य को। राजा आम्भी शासक थे तक्षशिला के। छत्तीसगढ़ राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। मांडू को अपनी राजधानी बनाया था होशंग शाह ने। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, अल बरूनी, इबन बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए स्वर्ण भूमि के लिए नाम प्रयुक्त होता था। स्वर्ण भूमि नाम प्रयुक्त होता था। 14वें दलाई लामा रहते हैं धर्मशाला में। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो इटली से आया था। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कनाड है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा में लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति थे भास्कराचार्य थे। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। फारसी नववर्ष को कहा जाता है नवरोज। कोलथुनाटू, बल्लुबनाड और थेकुमकूर भारत के केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य हैं। प्राचीन भारत में राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेख को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी द्वारा की गई थी। पूर्व मीमांसा की स्थापना जैमिनी द्वारा की गई थी। मध्यकालीन इतिहास। अरबों का आक्रमण। चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण सोमनाथ पर था। 711 से 12 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया एवं ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। 711 ईस्वी में अरबी सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की और जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और गहरवाल वंश के कन्नौज के जयचंद्र के बीच में हुई थी। उज्बेकिस्तान से अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल बरूनी। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध में महमूद गोरी द्वारा राजा जयचंद्र को पराजित किया गया था। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी को शासक महमूद गजनी द्वारा बंदी बनाया गया था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किया था महमूद गजनी ने। मोहम्मद गौरी को और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की लड़ाई हुई थी। 1101 ईस्वी में पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1191 में। दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया था 1206 से 1210 ईस्वी में। बलबन की उपाधि धारण किया था उलू खान ने। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 ईस्वी में। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में कार्य किया था। बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियुक्त किया। गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था नसरुद्दीन महमूद ने। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था भटिंडा के किला मुबारक में। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्की शासक की बेटी थी। भारत में मामलुक राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा थी फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी वर्ष 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश के शासक शमसुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण किया था जिल ए इलाही का, भगवान के छाया का। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था
किया था 1219 ईस्वी में। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था 1219 ईस्वी में। खिलजी वंश माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन शहनाई मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय अदल के रूप में। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी राजवंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी राजवंश से दिल्ली पर शासन किया था 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था इक्ता के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था जिसे सिरी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान के उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर था। मध्यकालीन भारतीय शासकों में अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था वो था करनदेव। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी यात्रियों में से इब्न बतूता को राज्य सेवा में नियुक्त किया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो बनी थी सस्ती धातु के। तुगलक वंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने पहली बार मंगोल क्षेत्र के अधिकार में लेने की योजना बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद बनाई थी। सैयद वंश देखते हैं तो सैयद राजवंश की स्थापना किया था खिजर खान ने किया था। लोधी वंश दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश की नींव रखी थी बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में। इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में। सल्तनतकालीन प्रशासन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अधीन दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख था दवीर ए खास। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज कर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को जाना जाता था दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के राजकीय भाषा थी फारसी। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तुगलक राजवंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया था। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांतरण जिसे एकता कहा जाता था का धारक। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान दिल्ली गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिसे कहा जाता था बंदगान के नाम से। सल्तनतकालीन स्थापत्य देखते हैं। दिल्ली शहर में कुबत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक अलाई दरवाज़ा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। हरियाणा राजवंश में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पक्की हुई ईंटों और चूने के गारों से। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था खिजर खान ने। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। भारतीय वास्तुशिल्प में सूखी शुरू की थी सल्तनत युगीन सुल्तान ने। विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र है। हौज ए सुल्तानी है एक बड़ा जलाशय है ये। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। मोठ की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। सल्तनतकालीन साहित्य देखते हैं।
दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नासिरी की रचना किया था मिन्हाज-उस-सिराज ने। तबकात-ए-फिरोज शाही की रचना किया था जियाउद्दीन बर्नी ने। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने। तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखा था अमीर खुसरो था वो। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो। सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन। अजमेर शरीफ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सूफी उस्ताद अपने सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएँ कहा जाता था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में स्थित है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बल्ली शब्द का अर्थ है संत। अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी था। भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, वो थे बसबन्ना थे। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किया था गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे बल्लभाचार्य थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत में एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को समेकित किया था, वे थे आदि शंकराचार्य। महाराष्ट्र के एक संत थे चोखा मेला थे। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, नदिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। लाल डेड जो 14वीं शताब्दी की महिला संत थी की गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवित्री में की जाती है। गोरा कुंभार एक हिंदू संत हैं जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवार के नेतृत्व में हुआ था। वे विष्णु भक्त थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री थी। विजयनगर साम्राज्य। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना किया था। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए थे। वे रेशम बुनकर थे। फारसी दूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति शासन कला की रचना किया जिसे अमुक माल्याद के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश की स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने। दिल्ली सल्तनत की इक्तादारी प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों का प्रभाव था। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। काव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक हैं अल्लासानी पेदन्ना। दक्षिण भारत में आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था दुआर्ट बारबोसा ने। पुर्तगाली लेखक था ये। 1336 में विजयनगर साम्राज्य को हरियर और बुक्का ने स्थापित किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 1336 में। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित थी कर्नाटक में। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्त माल्याद इस भाषा में लिखी गई थी, तेलुगु भाषा में। प्रसिद्ध यात्री दुआंतो बारबोसा निवासी थे पुर्तगाल के। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में राज करते थे तुलुब राजवंश बहमनी राज्य। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी 1347 ईस्वी में। बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसे सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन हसन था। अपने आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गई थी अहसानाबाद शहर। निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित था। अहमदनगर नगर सल्तनत। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था हसन गंगू।
चांद बीबी शासिका थी अहमदनगर की। तो चांद बीबी जो थी ना वो शासिका थी अहमदनगर की। अब आते हैं मुगल साम्राज्य पर, बाबर के बारे में देखते हैं। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मुगल वंशज वंशज चंगेज खान थे। मुगल वंशज थे चंगेज खान के। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को लिखा था बाबर ने लिखा था। पहला मुगल बादशाह था बाबर। बाबर ने तुगल तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था बाबर ने। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने हराया था महमूद लोदी को। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया था। राणा सांगा ने के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ी गई थी। 1527 ईस्वी में हुमायूं का जन्म वर्ष 1508 में हुआ था। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी शासक था मुगल वंश का। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं ने अपने अपने सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। हमीदा बानो मरियम मकानी हुमायूं मुगल बादशाह की पत्नी थी। शेर शाह सूरी मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधाओं के लिए सरायों के निर्माण पर केंद्रित किया। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 ईस्वी में। अकबर 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खान ए खाना। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर ने तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने समाप्त किया 1563 में। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था। अकबर ने वर्ष 1580 में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल है। राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किया था अकबर ने। अकबर के साम्राज्य के सेनापति कहलाते थे फौजदार। अकबर 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। महाराणा प्रताप ऐसा नहीं कहते बच्चा, तुम्हारा सोच उतना आगे नहीं है। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ था अकबर को। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उसके बैरम खान नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु होती है। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु होती है। भारत में मध्यकालीन काल में विद्वान अबुल फजल दरबारी थे। अकबर के पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1556 ईस्वी में। इबादत खाना, जो एक बैठक थी, को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल वित्त मंत्री थे। बीरबल अकबर के अदालत में एक सलाहकार था। जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था मान सिंह प्रथम। दीन इलाही आरंभ करवाया था अकबर ने। तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी किस वर्ष? 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी। जहांगीर मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। जहांगीर की मृत्यु हुई थी
1627 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर इत्माद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था। बेगम नूरजहाँ का विवाह पूर्व पूर्व नाम था मेहरुनिसा था। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने मेहरुनिसा से निकाह किया जिसे उन्होंने नूरजहाँ विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी वर्ष 1605 ईस्वी में। शाहजहां मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब का। दारा शिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। शाहजहां को वास्तुकार राजा राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य के कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम था दारा शिकोह। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। शाहजहां पांचवा मुगल शासक था। औरंगजेब दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामुरगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। देवराई की लड़ाई में औरंगजेब से पराजित किया था दारा शिकोह को। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अधिकांश खर्च किया था। दक्कन में औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन सन 1707 में हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। मुगलकालीन प्रशासन मुगल काल में भोग शब्द का अर्थ है राजस्व कार्य। मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था मीर बख्शी को। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी अकबर ने। मुगल शासन के संदर्भ में अबवाब सबसे उपयुक्त परिभाषा है जमीन का मूल्य लगान से अधिक और अतिरिक्त लगान लगाया जाने वाला कर। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन था। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली से। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था गैर मुस्लिम नागरिकों पर। जात और सवार मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित था। अकबर के शासनकाल में सेनापति था मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ है जिला। मुगलकालीन स्थापत्य देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय हुमायूं और शेर शाह को है। अलंकरण की कला जिसे पिएत्रा ड्यूरा कहा जाता है लोकप्रिय हुआ शाहजहां के शासनकाल में। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। मुगलों का पहला नियोजित शहर था फतेहपुर सीकरी। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है बीबी का मकबरा। सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा है। दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है बीबी का मकबरा। नाहरगढ़ किला स्थित है राजस्थान राज्य में। दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इत्माद उद दौला या इतिमाद उद दौला का मकबरा स्थित है आगरा में। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कनक कुन्नू पैलेस। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है गोल गुंबद। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला का विशाल उपलब्धि है। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली प्रारंभ किया था मुगलों ने। गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर के किले को। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। रजबाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना इंदौर में स्थित है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में करवाया गया था। बीजापुर की गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान में जयपुर में स्थित है। दिल्ली की मोती मस्जिद मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाई थी। असम में पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। जोधपुर के किले का निर्माण किया था राजा राव जोधा जी ने। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व के दूसरी सबसे लंबी दीवार है वो है कुंभलगढ़। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का
निर्माण दिल्ली में करवाया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था वर्ष 1601 में। शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली में। इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल ताजमहल है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया था शाहजहां ने। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है और इसका इसका औरंगजेब के बेटे आजम खान ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है हुमायूं के मकबरे को। सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सिकरी में। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाह ए हमदान मस्जिद झेलम नदी के किनारे स्थित है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। मुगलकालीन चित्रकला देखते हैं तो जरदोजी कढ़ाई जो है वो अकबर के तहत लोकप्रिय हुआ था। मुगलकालीन संगीत लोकप्रिय राग मियाँ के मल्हार के रचयिता का श्रेय है तानसेन को। तानसेन का जन्म स्थान था ग्वालियर। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी कन्हारा के निर्माण और अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे मियाँ तानसेन। मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे। मुगल सम्राटों के शासन काल में कथक मूल रूप से दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ था, जयपुर और लखनऊ। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था मियाँ तानसेन को। मुगलकालीन साहित्य देखते हैं। बादशाह नामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई थी। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। मुगल दरबार के इतिहास फारसी में लिखे गए थे। जैसा कि अबुल फजल ए अलामी द्वारा लिखित आईन ए अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को तसूज नामक समान भागों में विभाजित किया जाता है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास बीरबल नाम से लोकप्रिय थे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे अब्दुल रहीम खाना। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया था। फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है। शासक थे औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। उपनिषदों का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है दारा सिकोह को। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। उत्तरकालीन मुगल शासक देखते हैं। वह ईरानी शासक जिसे 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट ली वो था नादिर शाह। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेज़ों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी मुगल वंश का शासक था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष 1673 था। सिख धर्म विरासत एक खालसा नामक संग्रहालय स्थित है आनंदपुर साहिब में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी 1675 ईस्वी में। श्री अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद द्वारा किया गया था। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है उत्तराखंड में। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु नानक देव पैदा हुए थे तलवंडी में। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात श्री विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था अर्जुन देव ने। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को चौथ कहा जाता था। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक
कपिलेंद्र देव था, जिसे 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण विवरण नगारा घर से है। शेख चेहली का मकबरा स्थित है कुरुक्षेत्र में। औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है मलिक अंबर। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है, ईश्वर की छाया के रूप में। मुगलों को अपने तिमुरिद राजवंश पर गर्व था। वे इसे प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मनाया करते थे। पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच हुई थी। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती गौड़ जनजाति से संबंधित थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य बेनिस से भारत आया था। तोमर राजपूत राज शासक ने अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। जनपद गीते जिनमें बसवन्ना के वचन शामिल हैं, कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र को तुरान के रूप में दर्शाया गया था। सीडी सरकार ने वर्ष 1965 से 66 में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी। पाकिस्तान लाहौर शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और फत्ता सुरवीरों के सम्मान में छतरिया बनाई गई है, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब आते हैं हम आधुनिक इतिहास। पुर्तगाली। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। भारत में पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस दी अल्मीरा। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था पुर्तगालियों ने। 1498 में प्रथम यूरोपीय वास्को डिगामा था, जो अफ्रीका के जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा 1498 में भारत में कालीकट आया था। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था ये फ्रांसिस दी अल्मीरा था। भारतीय सेना ने गोवा और पुर्तगाल से मुक्त कराया था वर्ष 1961 में। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किया गया था। 19 दिसंबर 1961 को केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था। यह था दादरा और नगर हवेली। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 में। डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1772 में बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी वर्ष 1765 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था वर्ष 1765 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसी से पांडिचेरी पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकाट के युद्ध घेराबंदी में विजयी हुआ था अंग्रेज़ों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। यानडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम के क्षेत्र हड़प लिया गया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में प्राप्त किया। वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए।
फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था वर्ष 1656 ईस्वी में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बस बेसिन की संधि 1802 में होती है। सलवाई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1782 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किया था शिवाजी ने। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी शासक थे। मराठा वंश के मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी पेशवा शासक था। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। बाजीराव द्वितीय पेशवा वंश का शासक था। वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था। 1870 में भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया। 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। स्वतंत्र राज्य मैसूर। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवा के शुरुआत से है। वाडियार राजवंश के शासक था मैसूर में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया वर्ष 1784 में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान के हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियारों ने शासन किया। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था दक्कन प्रांत में। बंगाल। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। मीर कासिम का नाम भारत के बक्सर के युद्ध से संबंधित है। बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान ने हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। 1756 में सिराज उद दौला अलवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल था। बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था, स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि बंगाल का एक छोटा सा क्षेत्र था। ब्लैक होल स्मारक स्थित था पश्चिम बंगाल में। ब्लैक होल स्मारक स्थित है पश्चिम बंगाल में। मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया जिसे कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर मदान और मोहन लाल संबंधित थे प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किया। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 में। पंजाब। ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया।
रंजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। सिख साम्राज्य की स्थापना भारतीय शासक महाराणा रंजीत सिंह सिंह ने की थी। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराणा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। रैयतवारी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारी को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में मद्रास और बम्बे प्रांत में शुरू हुए थे। भू राजस्व प्रबंधन में उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवारी व्यवस्था रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित था। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवारी प्रणाली तैयार की गई थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के दौरान। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मर्टिस बर्ड द्वारा शुरू की गई थी महालवारी व्यवस्था। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैटिस द्वारा शुरू की गई व्यवस्था थी महालवारी व्यवस्था। भू राजस्व की रैयतवारी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल स्थापित की गई थी 1854 ईस्वी में। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी 1854 ईस्वी में। 1853 में दो स्टेशनों मुंबई तब बॉम्बे और थाने के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1918 में। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी रिसरा में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष। ब्रिटिश भारत के दक्षिण भारत प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवारी प्रणाली लागू की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना धोंधो केशव कर्वे ने किया था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना धोंधो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक। शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र भेजा था 1854 में। द दक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1882 में। वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना धोंधो केशव कर्वे समाज सुधारक ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे टीवी मैकाले। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोंग कमेटी का रिपोर्ट संबंधित है शिक्षा से संबंधित है। भारत में समाचार पत्र का विकास। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम भारत के लॉर्ड लिट्टन वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र हिकीज बंगाल गजट था। द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी वह थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र थे उदंत मार्तंड। 1857 का विद्रोह। भारत के बेगम हजरत महल स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर मुगल शासक का योगदान रहा। 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है मेरठ से। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था चिनहट के युद्ध में। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 18 मई 1857 के मेरठ में हुई और यह खत्म हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था। 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बेगम हजरत महल भारत के सिपाही गद्दर उत्परिवर्तन 1857 विद्रोह से संबंधित था। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है।
1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी वीडी सावरकर ने। ग्वालियर शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक थे कुंवर सिंह। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और प्रयागराज के नेता थे मौलवी लियाकत अली। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई थी। किसान मजदूर जनजातीय आंदोलन। अलोरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 1880 में। 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। रानी गाइदिन लियू हैराका आंदोलन से जुड़ी हुई थी। कुका आंदोलन से प्रभावित था पंजाब। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। 1880 के दौरान मलकागिरी में वर्तमान उड़ीसा में कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था तमडोरा ने। पाथरू घाट विद्रोह संबंधित है, किसानों के विद्रोह से संबंधित है। व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशक्त विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासक में से एक थे कि वो थे कितूर चेन्नम्मा। 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ी में फैल गया था। अवध किसान सभा की स्थापना की थी वर्ष 1920 में। बाबा रामचंद्र ने अपनी वैश्विक शासन के दौरान मुख्य रूप से अवध के क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह वर्ष 1855 से 56 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बारदौली सत्याग्रह में, किसान आंदोलन में। बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 चलाया गया था केरल में। बायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बक्सी जगबंधु द्वारा। खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया था। डीएवी में ए का पूर्ण रूप है एंग्लो। लाला राजपत राय आर्य समाज संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। करसन दास मुलजी और दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली से जुड़े थे, जिन्हें जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। शिकागो यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष 1893 में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद के धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे एनी बेसेंट ने। मुस्लिम सुधार आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद खान थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुद्धार के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा की गई थी। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक नवाब अब्दुल लतीफ़ खान थे। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था सैयद अहमद खान ने। भोपाल के बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे। अन्य सामाजिक राजनीतिक आंदोलन देखते हैं। मद्रास का वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का विचारधारा की वकालत किया था नारायण गुरु ने। आरजी भंडारकर सुधारवादी संस्था प्रार्थना समाज के लोकप्रिय नेता थे। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था भीमराव अंबेडकर ने। पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजे रनाडे और जीबी
जीबी जोशी द्वारा किया गया था। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। 1876 में कलकत्ता आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया। धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ज्योतिबा फुले 1873 में सत्य सुधक समाज साधक समाज की स्थापना किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CFP की स्थापना की गई थी वर्ष 1934 में। आंध्र महिला सभा के संस्थापक थे दुर्गाबाई देशमुख। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्मा राम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रगामी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1915 में अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। 1931 में फैजपुर में संपन्न हुए कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी वर्ष 1915 में। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ था वर्ष 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन। भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा वर्ष 1905 में की थी। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे का विकल्पित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग। बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया 13 अक्टूबर 1946 को।
पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से हैं जिन्हें 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था। चौधरी रहमत अली डैश मुस्लिम लीग संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज परचम और क्वीन मेरी के स्वागत में 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में। इलाहाबाद की हिंदुस्तानी गायिका जानकी बाई को उनकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज परचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। किंग जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था जिसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट नामक अधिनियम पारित किया था। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन सोहन सिंह भाखना और हरदयाल मुख्य रूप से गद्दर पार्टी से जुड़े हुए थे। इंडियन हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लंदन में स्थापित किया गया था। गद्दर आंदोलन का मुख्यालय स्थित था सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। 1917 में भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। 1920 में भारतीय क्रांतिकारियों में बाघा जतीन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेज़ों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का विचार किया था। नवंबर 1915 में करतार सिंह सराभा को लाहौर में फरवरी 1915 के गद्दर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ताशकंद में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। क्रांतिकारी आंदोलन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। क्रांतिकारी चंद्रशेखर की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। 1925 में काकोड़ी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा मिली थी। मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे सूर्य सेन। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। इलाहाबाद में 1925 में घटित हुआ काकोड़ी षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है। पंजाब के राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय गरम दल के सदस्य थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ़ार खान। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार छापे के संबंध था अर्धेदू दस्तीदार का। चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंध था अर्धेदू दस्तीदार का। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोड़ी कांड की योजना 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है कल्पना दत्ता। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 में। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किया था वी.डी. सावरकर ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन 26 जनवरी को संविधान की उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। बारदोली सत्याग्रह भारत के गुजरात प्रांत में शुरू हुआ था। सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेरा सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी थे। 1920 में कैसर हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था 1932 में। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ एक समझौता था जिसमें महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से भारत के निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले का विरोध में यरबदा जेल में भूख हड़ताल कर दी। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में मुलाकात की। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना किया था। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। नेटल इंडिया कांग्रेस NIC की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। साबरमती आश्रम बनाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम में की थी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य शक्ति पर जोर दिया था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1869 में। महात्मा गांधी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। वर्धा योजना का बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी ने। सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेरा आंदोलन। महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेरा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था वर्ष 1918 में। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया। खिलाफत आंदोलन, मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति बनाई गई थी। 1920 का खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। भारत में लॉर्ड चैम्सफोर्ड शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। फरवरी 1922 में चौड़ी चौड़ा में घटित घटना असहयोग आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण था। स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास के चुनाव लड़ने के लिए 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। 1923 में साइमन कमीशन, 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1928 में साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता की थी सर जॉन साइमन ने। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्यम पर नमक कानून तोड़ा था। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था सी राजगोपालाचारी ने। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य गुजरात राज्य में स्थित है। गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौते का परिणाम रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1932 में। पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था भारत के लिए एक राज्य का दर्जा। क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के महारानी विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन, अपने
करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किया था। उषा मेहता ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे शहर से शुरू किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सज़ा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी थे कुशल कोवार। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया था। अगस्त क्रांति के मैदान में 1943 में सतारा जिले में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भाग निकले थे वर्ष 1941 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुद्धार किया था। कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैंथिक लॉरेंस ने। एटली घोषणा जिस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट आर एटली थे। माउंटबेटन योजना माउंटबेटन प्लान जून 1947 में बलूचिस्तान प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था। भारत के विभाजन की योजना को 3 जून योजना नाम से जाना जाता है। गवर्नर जनरल और वायसराय। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान पर आक्रमण की अपनी योजना के आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध होता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। मेरठ षड्यंत्र का मुकाबला वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 34 किलोमीटर थी। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। 1809 में लॉर्ड चार्ल्स टी मेटकॉफ ने महाराणा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1801 में शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया। सीपी इल्बर्ट लॉर्ड रिपन के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति तैयार की जिसमें व्यक्तिगत कर का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप वारेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड बेबल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौता पर पहुंचने के लिए शिमला में समझौता सम्मेलन बुलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के बाद के समय भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश गवर्नर ने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल था चार्ल्स कॉर्नवालिस था। अंग्रेज़ द्वारा फ्रांस का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज़ द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। बनारस के राजा चैत सिंह को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव वर्ष 1743 में भारत आया था।
1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त किया गया था। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिट्टन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। 1773 से 1885 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। 1774 चौहत्तर ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। 1815 में भारत का सर्वोच्च सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। 1793 में लागू किया गया था। 1884 में लॉर्ड में लागू किया गया इल्बर्ट बिल से संबंधित था लॉर्ड रिपन। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत के राज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की थी 1858 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था, जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना। गवर्नर जनरल कैनिन ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद कोई भी वंशज राजाओं के रूप में मान्य नहीं होगा। वह सहायक गठबंधन प्रणाली जिससे माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों के बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाने का निर्णय लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ वायसराय कैनिन के काल में हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। एचिसन कमीशन 1886 को भारतीय नागरिक सेवाओं में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए। लॉर्ड कर्जन संबंधित थे बंगाल विभाजन से। भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 1943 में बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों के राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया। लॉर्ड लिथगो ने नेताओं के उपनाम और उनके कथन: बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं श्री कृष्ण सिंह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी को, ब्रिटिश भारत के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। महामना उपनाम है मदन मोहन मालवीय का। पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय के हो। किसे कायदे आजम का नाम दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक लोक नायक के रूप में जाने जाते थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे टी प्रकाशम। गांधी अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे राजेंद्र प्रसाद को। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, कथन था महात्मा गांधी का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। महात्मा गांधी की पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। स्नेह भरे उपन्यास नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत का स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, जिसकी फरवरी 2022 में निधन हो गया। लता मंगेशकर। पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोपतार
नामक पत्रिका फारसी में बृहस्पतिवार नामक पत्रिका फारसी में समुदाय के शुरू की गई थी। हिंदू स्वराज या इंडियन होम रूल लिखा गया था महात्मा गांधी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को ए नेशन इन द मेकिंग कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था। केसरी गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, जो म्यांमार के मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका था। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा है महात्मा गांधी की। वाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक है भगत सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है। प्रसिद्ध कीर्ति आनंद मठ के रचयिता है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था यंग इंडिया अखबार का। हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबल कहते हैं। इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी थी एम के गांधी महात्मा गांधी ने। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक महात्मा गांधी के भाषणों और लेखों का संग्रह है। पुस्तक द लाइफ डिवाइन लिखे थे श्री अरविंदो ने। वी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब थी अनाउलेशन ऑफ कास्ट एननेशन ऑफ कास्ट। बंगाल में नील के पौधे की खेती करने वाले किसानों पर हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण ये करता है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है वी आर अम्बेडकर। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित किया था चार्ल्स विकिलिंस ने किया था। द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉरपोरेट वायरलेस एंड द पीलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक है विलियम डेल रिपल है। गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था जॉर्ज बेबेट वास्तुकार ने डिज़ाइन किया था। बड़ोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में भारत अरबी शैली के वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था। हजार द्वारी महल मुर्शिदाबाद में स्थित है। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। जयपुर में एक महल जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल है। हवा महल राजस्थान में स्थित स्मारक है। हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है केरल में। हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है केरल में। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किया था वर्ष 1814 में। जयपुर में हवा महल की बाहरी दीवार पर 953 खिड़कियां हैं। रूमी दरवाज़ा स्थित है लखनऊ में। भारत में प्रसिद्ध स्वामी नारायण और अक्षर धाम मंदिर स्थित है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जानी जाती है इंडिया गेट को स्मारक। इंडिया गेट फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्राम्फ के समान है। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई सन 1878 से 1888 के बीच बनाया गया था। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया गया था महाराणा नरेंद्र सिंह ने। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें नई दिल्ली शहर का डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। कोलकाता के बीवीडी राग बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ था वर्ष 1833 में। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का लॉर्ड कर्जन द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। विविध 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौटी गेट के ऊपर भारतीय झंडा ध्वज फहराया था। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। 1770 में भारत के बंगाल में अकाल घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 मृत्यु हो गई थी। 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था। भारत में इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी था दादा भाई नौरोजी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था लोकमान्य तिलक ने। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जी पार्थ सारथी बने। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1829 में
में स्थापित द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमल ने प्रबल प्रबल संबंधित जमींदारों और निम्न जाति से संबंधित कृषि मजदूरों के बीच संबंधों की प्रकृति के बदलाव को संरक्षण में शोषण के बदलाव के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार की घोषणा की गई थी। वर्ष 1909 में की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिदेशक थे डायट्रिच ब्रैंडिस। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी 1878 में। 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अवध के अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह। खान अब्दुल गफ़ार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत क्षेत्र में पश्तून पठान नेता थे। भारत त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। वास्तुकार एडविन लुटियंस को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के कुछ भागों में इमारतों के बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। 1722 में आगरा के सूबेदार सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 से संबंधित है संवैधानिक ढांचा से। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म केरल राज्य में हुआ था। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासन करेगा। रानी विक्टोरिया। भारत और पाकिस्तान ने शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 1987 में चौधरी देवी लाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। मणिपुर के महाराज बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। बोध चंद्र सिंह ने महाराष्ट्र राज्य में पोलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया था, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जापान में डार्डिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक विनोबा भावे थे। 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था इलाहाबाद में। ब्रिटिश भारत की शीतकालीन राजधानी शिमला थी। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर के शासक थे हरि सिंह। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया था 1969 में। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे अरविंदो घोष ने। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के शुरू हुआ था 1999 में शुरू हुआ था। श्री अरबिंदो का जन्म वर्ष 1872 में हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी है हकीकत। 1962 में भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर फिल्म बनी है हकीकत। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक ओडिशा राज्य से संबंधित है। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत यंडावो की संधि पर हस्ताक्षर करने से हुआ। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था। भारत के असम में अहोम वंश का शासन था। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। भारत के रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 18वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी बीरा पोड्या कट्टाबोमन वर्तमान राज्य तमिलनाडु से थे। फ्रांसीसी शासक ने 280 वर्षों के बाद 1954 में पुद्दुचेरी क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। सारागड्डी का युद्ध लड़ा गया था 1897 ईस्वी में। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुल्ले भारत के महाराष्ट्र राज्य से थे। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज की गई थी 1818 में।
1923 का झंडा सत्याग्रह का या ध्वज सत्याग्रह नागपुर में आयोजित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 9 सितंबर 1960 को किए गए थे। 9 सितंबर 1960 को किए गए। सी राजगोपालाचारी चारी ने हमें CR सूत्र दिया था। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी EPC के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय साम्यवाद के जनक माना जाता है MN राय को। विश्व का इतिहास। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण किया था। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। मालदीव वर्ष 1968 में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था। वर्साय की संधि वर्ष 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी 1971 में। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था वर्ष 2015 में। गोंगसा ओगेन वांगचुक वर्ष 1907 में भूटान के पहले सम्राट बने थे। एलन बर्गेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्रपत शक्तियाँ नामक गठबंधन का भाग था सोवियत संघ। वर्ष प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ नामक गठबंधन का एक हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी था। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था जॉर्ज वॉशिंगटन। राष्ट्रवाद जर्मनी साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन के हिस्सा रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। रोमन गणराज्य को 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा। यह का तख्ता पलट ऑगस्टस ने किया जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ईरानी ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। टिबेरियस 1437 ईस्वी जो रोमन सम्राटों के लंबी कतारों में दूसरा था, ऑगस्टम का गोद लिया हुआ पुत्र था। मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र जीत लिया था। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फ्रांसीसी क्रांति से दी गई। चीन भारत सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष 1962 में हुआ था। सिकंदर महान 356 ईस्वी में पैदा हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष 1944 में लड़ी गई थी। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम हैं लिटिल बॉय और फैट मैन। अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था 6 अगस्त 1945 को। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1952 में 27 वर्षों के लिए कारागार में रखा गया था। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन राजनेता लाखों यहूदियों लोगों के हत्या के लिए जिम्मेदार था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का था। एडोल्फ हिटलर ने 1945 में आत्मकथा लिखी थी। अफीम युद्ध अंग्रेज और चीन के बीच लड़े गए थे। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख थे सैम मानेकशॉ थे। वह न्यूजीलैंड देश है जिसने
19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था। नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में हराया गया था। सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे युआन सिकाई। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में ईरान में शासन किया था। पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था 1973 में लागू किया था। बर्मा 1948 में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना। फ्रांसीसी क्रांति, जिसे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर शुरू हुआ था वर्ष 1789 में।